अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड गाइस, बेबीज एंड बॉयज, वेलकम, खुशामदीद, सद बिस्मिल्लाह, जी आए नु जनाब। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर। ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, ये आवाज है नई सुबह सबका साथ रेडियो की। पेश खिदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम द कॉन्वर्सेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर शो में आपको एक नई शख्सियत से मिलाते हैं, तो आज भी उसी तरह हम एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हुए हैं और आप हमसे बात कर सकते हैं, हमसे रब्ता कायम कर सकते हैं। और जो इसका तरीकाकार है वो बेहद सादा और आसान है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने कमेंट्स हमें कैसे दे सकते हैं, अपनी ओपिनियंस कैसे दे सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा रहती हैं। तो सुन लीजिए तरीका। आप जाएंगे अपने मोबाइल फोन से या अपने कंप्यूटर से अपने इंटरनेट ब्राउजर में और वहां लिखेंगे www.naisubah.org, www.naisubah.org। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका तरीकाकार है www.facebook.com/सबका साथ। तो दोस्तों, बिला ताखीर बिला तमहीद बढ़ते हैं अपने गेस्ट की तरफ। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज हमारे साथ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, मिस मिदत यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात भी करेंगे। और ये शो सस्पेंस से भरपूर है, इसकी स्पेसिफिकेशन आप साथ साथ महसूस करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम मिदत, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? सेहत तबीयत ठीक है? बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में आई, आपने हमें वक्त दिया। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। तो हम आपको खुशामदीद कहेंगे और आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि साइकोलॉजी में आपने स्पेसिफिकेशन की है, जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो साइकोलॉजी में है, तो ये क्यों है? इसकी रीजन क्या है? मुझे वैसे साइकोलॉजी में हमेशा से इंटरेस्ट था और जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, तो हमारे एक टीचर थी, उन्होंने हमें इतना अच्छा यानी गाइड किया, उन्होंने इतना अच्छा लर्न करवाया उसको कि हमारा इतना अच्छा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि हमने सोचा कि अब इसी में स्पेशलाइजेशन की जाए। ठीक है, साइकोलॉजी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आगे जब आपने स्पेशलाइजेशन की, जाहिर है कि साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी है, क्रिमिनल साइकोलॉजी है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी को चूज करने की क्या रीजन थी? एक तो मेरा सेंटर ऑफ इंटरेस्ट ये क्लिनिकल में था, मैंने हॉस्पिटल से जाना और आना और बेसिकली मेडिकल बैकग्राउंड भी होना इस वजह से, और बेसिकली मुझे इंटरेस्ट था डॉक्टर बनने का, तो मैंने कहा कि चलो साइकोलॉजिस्ट ही बन जाऊँ, तो इस वजह से मैंने साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी चूज की। जबरदस्त मिस, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ मैं एक और चीज को हाईलाइट करूंगा कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप एक साइकोलॉजिस्ट ही हैं और साइकोलॉजी की रूह से आपको साइकोलॉजिस्ट ही कहना चाहिए, लेकिन चूंकि आपके पास क्लिनिक खोलने की अथॉरिटी मौजूद है, तो उस हवाले से आप डॉक्टर भी हैं। तो ये तो एक डबल एजाज मिला है आपको अल्लाह पाक की तरफ से कि आप डॉक्टर भी हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो मुझे ये बताइए कि नेचर आपकी किस किस्म की है, जो कि पहले भी हम एक साइकोलॉजिस्ट का इंटरव्यू ले चुके हैं, मगर इस चीज में क्लिनिकल साइकोलॉजी को हम हाईलाइट इस वजह से कर रहे हैं कि साइकोलॉजिस्ट बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा अच्छी साइकोलॉजिस्ट होती हैं। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि यार जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं, कुछ कहते हैं कि यार साइकोलॉजी जो है वो लड़के भी कर सकते हैं, लेकिन वो करते भी हैं, वो स्पेशल होते हैं, तो ये कहते हैं शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता वो साइकोलॉजी को चूज कर लेते हैं। तो वो क्यों चूज करते हैं, कैसे चूज करते हैं, वो तो खैर उनकी जिंदगी के हालात पे डिपेंड कर रहा होता है या उनके इंटरेस्ट पे डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें आप ही एक्सप्लेन कर सकती हैं, बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो आप बताइए कि इसका पस मंजर क्या हो सकता है? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट होता है, किसी पे स्पेसिफाई नहीं होता कि ये नहीं कि कोई गर्ल्स को रखना चाहिए, ये सब्जेक्ट बॉयज़ को रखना चाहिए। ये सबका अपना इंटरेस्ट होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। मैंने बहुत सारे मेल साइकोलॉजिस्ट पे देखे हैं, मेल नर्सेस पे देखी हैं, और इस तरह यानी कोई भी, और लड़कियों को देखें, कुछ लोग पायलट्स होते हैं, फायर फाइटर्स होते हैं। तो कोई भी सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि यानी जेंडर बेस्ड होना चाहिए। ये आपकी अपनी मर्जी होती है, आपका अपना इंटरेस्ट होता है कि आप किस चीज़ में लेना चाहें। और यानी अगर जो लोग कहते हैं ना कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, यानी लड़कियां हैं तो लड़कियों को ये रखना चाहिए, लड़के हैं तो लड़कों को ये रखना चाहिए, तो उनके माइंड में यानी एक तरह का ड्रॉबैक कह सकते हैं कि वो है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। कोई भी शोबा किसी भी मखसूस ग्रोह से मुंसलिक नहीं होता।
डेफिनेटली इल्म जितना भी हासिल किया जाए, जैसा भी हासिल किया जाए, जहां से भी हासिल किया जाए, वो इल्म ही होता है। तो आप जरा मुझे ये बताइए कि आपकी नेचर किस किस्म की है, क्योंकि हमारे लिसनर्स को ये चीज भी बड़ी क्यूरियस फील करवा रही होगी कि सारे साइकोलॉजिस्ट की नेचर एक किस्म की होती है, या कोई डिफरेंस हो सकता है, या साइकोलॉजी पढ़ने से आपकी नेचर पे कोई असर पड़ता है, या इसका क्या पस मंजर है? देखिए, साइकोलॉजी पढ़ने से आप अपनी जो एबिलिटीज होती है आप उसको इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि आप एक एक्टिव लिसनर बन सकते हैं, सिंपैथेटिक हो जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं तो आप किसी मक्खी को भी नहीं मार सकते, आप इतने ज़्यादा हसास हो जाते हैं, आप लोगों की फीलिंग्स को समझते हैं। तो और मेरे हिसाब से मेरी भी नेचर इस तरह की, मैं दूसरों को अंडरस्टैंड करती हूँ और उनको एक्टिवली लिसन करती हूँ। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने से मेरे अंदर ये चेंज आया कि पहले मैं बहुत ज़्यादा शाय होती थी, लोगों से इतना इंटरेक्शन नहीं था। लेकिन जब से मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू किए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, मेरे अंदर शाइनेस जो थी वो कम हुई, और मैं काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हुई, और लोगों से ज़्यादा मेरे सोशल इंटरेक्शन में ज़्यादा बढ़े, और मैं काफ़ी हद तक सोशल हुई हूँ। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बंदे को ऐसे ही पेसिमिस्टिक होना चाहिए। माशरे में यही चीज जो है वो एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन डेवलप करती है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्ल्स का साइकोलॉजी रखना मुआशरे में एक ही रीजन पे बेस कर रहा होता है। मोस्टली जो मेजोरिटी है वो ये सोच रही होती है कि जो गर्ल्स कहीं ना कहीं किसी हवाले से प्रेशराइज्ड होती हैं, स्ट्रेस ले रही होती हैं, डिप्रेस्ड होती हैं, या एंजाइटी पेशेंट होती हैं, तो वो अपनी इन छोटी छोटी डिजीजेस को, इन छोटे छोटे डिसऑर्डर्स को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसे कम करने के लिए, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस करने के लिए इस तरह की चीजों को चूज करते हैं, साइकोलॉजी चूज कर लेते हैं कि जी ठीक है, शायद ये पढ़ के हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिलीज हो जाए। तो क्या ये ठीक है? देखिए, कोई भी सब्जेक्ट यानी इस बात पे बेस नहीं करता कि यानी कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो या फिर कोई भी एंजाइटी वगैरह उस वजह से रखा जाए। मैंने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को देखा है, वो टीचर्स बन जाते हैं। मैंने बहुत सारे मैथ मीडिया के स्टूडेंट्स को देखा है जो अपने फील्ड्स को छोड़ के वो लोग ऑफिस वगैरह में लग जाते हैं। तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि किसी फ्रस्ट्रेशन वगैरह से या किसी प्रेशर की वजह से ये आप लोग ये सब्जेक्ट चूज़ करें तो वो उससे आगे जाएं। देखें, अगर किसी इंसान को ये यानी किसी फ्रस्ट्रेशन वगैरह की वजह से अगर डिग्री लेनी होती तो वो अपने 4 साल क्यों लगाए किसी डिग्री को लेने के लिए? अपने फ्रस्ट्रेशन यानी दूर करने के लिए किसी साइकोलॉजिस्ट से भी कंसर्न कर सकता है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और वाकई मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। तो बहुत लर्निंग हो रही है हमारी, बहुत कुछ सीख रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में दोबारा। जुड़े रहिए नई सुबह सबके साथ रेडियो के साथ और एंजॉय करते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम द कन्वर्सेशन। दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहब्बत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है।
तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी। कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई। लौटूंगा यहाँ तेरे पास वहाँ, वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है। जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में। तो जी तो मुझे ये बताइए कि आपका जो एजुकेशन स्टेटस है वो तो हमारी समझ में आ गया है, लेकिन जो सोर्स ऑफ एजुकेशन था आपका, आपने कहाँ से स्कूलिंग ली, फिर कॉलेज और फिर साइकोलॉजी तक आप अपनी कामयाबी की मंजिल तय करते हुए कैसे पहुंची? जी मैंने स्कूल अपना IMCG Acton 2 से किया और मेरा कॉलेज भी वही सेम था। और मैंने यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैं अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल की। चलिए तो बहुत अच्छी बात है जनाब, आपने माशाल्लाह अपनी एजुकेशन को स्टैंडर्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जो है वो जोड़े रखा, और बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप बहुत ज़हीन है, इंटेलेक्चुअल लेवल आपका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। तो मुझे ये बताएं कि आप शुरू से ही इस तरह से इंटेलिजेंट हैं, या आप साइकोलॉजी को इसका क्रेडिट देती हैं, या फिर किस चीज़ की वजह से माशाल्लाह आप इतनी ब्रॉड माइंडेड हुई? मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी अपनी स्कूल लाइफ में भी, शाय तो थी लेकिन मैं इंटेलिजेंट थी। कॉलेज लाइफ में मैं अपने कॉलेज में पोजीशन होल्डर भी रही हूँ, और यूनिवर्सिटी में भी मेरे बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और डेफिनेटली एक अच्छे माहिर नफ्सियात से यही तवक्को की जा सकती है। और आपका साइकोलॉजी रखना ही आपकी जहानत की गमाजी करता है, ये इसका जीता जागता मुंह बोलता सबूत है कि नफ्सियात रखना किसी आम इंसान का काम नहीं है, क्योंकि नफ्सियात रखने के लिए इंसान को ब्रॉड माइंडेड पहले होना पड़ता है ताकि हर चीज को एक ब्रॉड विजन से देखा जा सके। तो मुझे ये बताइएगा कि आपके इंटरेस्ट और हॉबीज क्या हैं? मेरे इंटरेस्ट और हॉबीज ये हैं कि मुझे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक है। इसके अलावा मैं पेंटिंग भी बहुत अच्छे करती हूँ और कुकिंग कर लेती हूँ, और इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा एंटीक चीज़ों का शौक है। मैं एंटीक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है मुझे, और अगर मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं होती तो मैं आर्कियोलॉजिस्ट ज़रूर होती। बिल्कुल आप हैं और हो सकती हैं, यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, बिकॉज आप एक अच्छी साइकोलॉजिस्ट हैं, ब्रॉड माइंडेड हैं, और बिल्कुल आप जो चाहें वो हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
मुझे ये बताइएगा आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी स्किल्स कौन सी हैं जिन पे आप प्रॉपरली कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप मुकम्मल बाएतमाद हैं कि बाकी आपकी ये स्किल्स हैं? मेरी दो तरह की स्किल्स हैं, एक तो जनरल स्किल्स हैं और एज ए साइकोलॉजिस्ट स्किल्स हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट स्किल्स में मैं बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर लेती हूँ, HCP वगैरह और डिप्रेशन के स्किल्स वगैरह की टेस्टिंग वगैरह बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और मेरी जनरल स्किल्स में मैं एक बहुत अच्छी ऑडियो एडिटर भी हूँ। चलें, साइकोलॉजी को तो हम इंशाल्लाह एक्सप्लोर करवाएंगे, आपसे जरूर करेंगे, लेकिन ऑडियो एडिटिंग का साइकोलॉजी से क्या ताल्लुक? क्योंकि जाहिर है ऑडियो का ताल्लुक सुनने से होता है, देखने से नहीं होता। और साइकोलॉजिस्ट होने के लिए सबसे पहली जो काउंसलिंग की शर्त रखी जाती है कि आपका जो आई टू आई कांटेक्ट है वो जरूरी होना चाहिए। बेशक काउंसलिंग का ऑडियो एडिटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर ऑडियो एडिटिंग का साइकोलॉजी से भी दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी? जी, एक तो ऑडियो एडिटिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, और ज़रूरी नहीं कि इंसान का शौक उससे फील्ड से रिलेटेड हो, उससे डाइवर्ट भी हो सकता है। और जब मैंने ऑडियो एडिटिंग सीखी तो मुझे काफ़ी हद तक परेशानी भी थी, मैं क्यूरियस भी थी, और एक अजीब तरह की बेचैनी सी भी थी कि मैं उसको कभी सीख पाऊंगी या नहीं सीख पाऊंगी। लेकिन ये बेचैनी का सवाल ही पैदा नहीं होता है। माहिर नफ्सियात पे तो कोई एक जो स्टेट है वो भी मुकम्मल तौर पे काबू नहीं पा सकती। तो इन तीनों चीजों ने एक साथ कैसे आप पे हमला किया, इसकी वजह क्या थी? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वजह ये थी कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि मैंने किसी ब्लाइंड पर्सन से ये ऑडियो एडिटिंग सीखी थी, और मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी थी कि पता नहीं वो मुझे सही से सिखा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे। लेकिन मैंने इनसे इतना अच्छा कुछ सीखा, मैंने बहुत अच्छा सीखा, और मैं ऑडियो एडिटिंग की मास्टर बन गई हूँ। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी आउटपुट है। और जाहिर है बीइंग अ ब्लाइंड पर्सन जो लोग ऑडियो एडिटिंग टीच करते हैं ये जानते हैं, क्योंकि उनकी लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत अच्छी होती हैं, और डेफिनेटली वो हर फील्ड में कॉन्फिडेंट होते हैं। और जो चीज़ वो टीच कर सकते हैं इसका मतलब ये है कि उस पर उनको प्रॉपर ग्रिप होती है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने जितना सर्च आउट किया स्पेशल पर्सन्स को इस हवाले से, कि वो हर फील्ड में अपनी पहचान बना चुके हैं, वो मुआशरे को अपना आप मनवा चुके हैं, और ये हकीकत है। तो आपकी जो कन्फ्यूजन थी, जो आपकी नर्वसनेस थी, वो कैसे खत्म हुई? यानी जो आपके रिस्क्स थे वो आपकी स्किल में कैसे कन्वर्ट हुए? जैसा कि आपने पहले बताया कि आप कंफ्यूज थी, फिर उसके बाद आपने ये भी बताया कि ये आपकी स्किल बन चुकी है, और आपने साथ ये भी कहा कि ये अब आप माशाल्लाह मास्टर हो चुकी हैं ऑडियो एडिटिंग में। तो ये कैसे मुमकिन हो सका? कितने दिनों में आपने इस चीज को ओवरकम किया? कैसे टैकल किया आपने सिचुएशन को? उधर से क्या आउटपुट थी और आपकी तरफ से क्या आउटपुट थी? देखिए, मेरी आउटपुट से ज़्यादा उनका टीचिंग स्टाइल था। उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। इस वजह से मेरी हेजिटेशन वगैरह कम हुई, और मैं आई थिंक ऑलमोस्ट 10 डेज मुझे लगे इन सबको ओवरकम करने में, क्योंकि मेरा 1 मंथ का कोर्स था। 10 डेज में मेरी हेजिटेशन निकली, फिर हम दोनों की अच्छी से बॉन्डिंग हुई, और उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा सिखाया कि मैं मास्टर बन गई हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये इस चीज का जीता जागता सबूत है कि जब एक इतना माहिर नफ्सियात, इतना अच्छा एक ब्लाइंड पर्सन से टीचिंग ले रहा है, तो ये इस चीज का मुस्तनद सबूत है कि ब्लाइंड पर्सन किसी से भी पीछे नहीं है। और मैं यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी को भी, मैं एक रियलिटी बेस्ड पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों के सामने है माशाल्लाह इतनी एजुकेटेड और क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे सामने मौजूद हैं, और ये फख्र महसूस कर रही हैं ये बताते हुए कि एक ब्लाइंड पर्सन ने इनको टीच किया, और अब एक ऑडियो एडिटर, एक परफेक्ट ऑडियो एडिटर बनाया। और ये जो हकीकत है ये नाकाबिले फरामोश है। तो इस बात पर जितनी भी बात की जाए बात लंबी होती चली जाएगी। बात वही है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर से हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में। जुड़े रहिए नई सुबह सबका साथ रेडियो के साथ। I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. من دوست دارم به چشم من گریه نده، نه نمیتونم بدون تو حالم بده.
so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. I'm so lonely, broken angel, I'm so lonely, listen to my heart. One and only broken angel, come and save me before I fall apart. जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर है आपकी खिदमत में। और मिदत, मुझे ये बताइएगा कि आपने क्या महसूस किया, क्या ऑब्जर्व किया आपने अपने टीचर में कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं, क्या वो आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि हमने मुआशरे का एक अलमिया है जिसको हमने एक हकीकत समझ लिया है कि पता नहीं इनकी नेचर्स कैसी होती हैं, कितने कंजस्टेड माइंडेड होते होंगे, कितने नैरो माइंडेड होते होंगे। तो मतलब हाउ कैन दे टीच करना तो एक अलग चीज़ है कि बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज, क्योंकि जितना भी हमने सर्वे किया, लोगों को सर्च किया, हमने बहुत सारी यूनिक पर्सनालिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए, तो उसमें हमें ये सुनने को मिल रहा कि बहुत सारे इश्यूज इनको फेस करने पड़ते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगी? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ब्लाइंड पीपल जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। एक तो लोगों के बिहेवियर की वजह से, कम्युनिटी बिहेवियर की वजह से, या तो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं उनकी तरफ के, नहीं ये काम मत करो, हम कर देंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करते हैं, या तो बिल्कुल ही उनको छोड़ देते हैं कि नहीं, इसको उसके हाथ पर ही छोड़ दो। तो इस वजह से ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की काफ़ी कमी होती है। लेकिन जो मेरे टीचर थे, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा, मैं उनसे काफ़ी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड किए, लेकिन मैंने उनसे ज़्यादा किसी को इंटेलिजेंट नहीं पाया। और मुझे लगता है कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं वो नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में ज़्यादा इंटेलिजेंट और ज़्यादा अच्छे होते हैं, बाय नेचर भी और इंटेलिजेंट लेवल में भी। एग्जैक्टली, यू आर राइट। और जहाँ पर डिसेबिलिटीज होती हैं वहाँ कुछ कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, और डेफिनेटली इनके सोल्यूशंस भी होते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ जाहिर है बहुत अच्छी ऑब्जर्वर भी हैं, और आप क्या रेकमेंड करती हैं कि जो इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं या जो कॉन्फिडेंशियल इश्यूज हैं इनके, उनको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या क्राइटेरिया डेवलप करना चाहिए, इनकी तरफ से क्या आउटपुट हो? क्योंकि जबकि कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो प्यासा कुएं के पास चल के जाता है, तब वो वहां से पानी हासिल कर सकता है, लेकिन कुआं चल के प्यासे के पास नहीं आता। तो ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेशल पर्सन जो है, कोई भी डिसेबिलिटी रखने वाले, हम यहाँ ब्लाइंड को हाईलाइट नहीं कर रहे, ऑल डिसेबिलिटीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर वो किसी कोने में गोशा नशीन हो जाए, ओवर प्रोटेक्टेड हो, बहुत ज्यादा मायूस हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए, डिस्करेज हो जाए अपनी लाइफ से, तो ऐसा नहीं होता कि हम उनको खुद जो है वो रिहैबिलिटेट करें। डेफिनेटली उन्हें भी कुछ एफर्ट्स करनी है। तो यहाँ आप क्या रेकमेंड करेंगी दोनों कम्युनिटीज के बारे में कि डिसेबल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, यानी स्पेशल कम्युनिटी कहना चाहिए मुझे, कि स्पेशल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, और हमारा जो मुआशरा है, जो सोशल कम्युनिटी है, उससे इसमें क्या रोल होना चाहिए? देखिए, हम लोगों को चेंज लाना होगा, और ये सब चेंज हम लोगों के अंदर से शुरू होगा। हम खुद से अपने आप को चेंज करेंगे तो दूसरे को भी चेंज प्रमोट कर सकेंगे, सोसाइटी में भी चेंज ला सकेंगे। सबसे पहले हमें अपना बिहेवियर को एम्पैथेटिक बनाना पड़ेगा, और एम्पैथेटिक से मुराद ये है कि आप दूसरों का दर्द यानी उसकी जगह रख के सोचें कि हाँ, कि उसको ये प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ अगर ये प्रॉब्लम होती तो मैं क्या करती उसमें। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमें दूसरों के साथ हेल्पफुल बिहेवियर होना चाहिए हम लोगों का, यानी हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सकें, यानी कि एक तरफ कुछ हो रहा हो, दूसरी तरफ ना हो रहा हो। हमें चाहिए कि हम 2 वेज कम्युनिकेशन लेके आए। ऐसे साइकोलॉजिस्ट मैंने देखा है कि जो ब्लाइंड पीपल हो या फिर कोई भी स्पेशल पर्सन हो, उनके फैमिली, उनके दरमियान एक तरह का कम्युनिकेशन गैप कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग का गैप आया हुआ है।
वो कहीं भी उनके साथ लेके जाते हैं तो ऐसा लगता है बेचारे एक साइड पे होते हैं, फैमिली एंजॉय कर रही होती है, एक बीच में एक गैप आया हुआ होता है। हम लोगों को चाहिए कि उस गैप को दूर करें, उनको चाहिए होता है उनके साथ एंजॉय करवाएं उनको, ताकि वो लोग अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट कर सकें। ये तभी हो सकता है जब हम किसी को हम अपनी जगह पर रख के सोचें। जी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। अवेयरनेस की कमी की वजह से ये माशरा हमारा फुकदान का शिकार है और बहरान का भी शिकार है। क्योंकि अपने लिसनर्स को मैं ये याद दिलाता चलूं कि हमने अपने एक इंटरव्यूअर से पूछा था, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें कोई शिकवा नहीं है सिवाय इसके कि अवेयरनेस की कमी है। और जितने भी इंटरव्यूअर्स से हमने बात की है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में उन्होंने अवेयरनेस को ही ग्रूम अप करने की रिक्वेस्ट की है। और जाहिर है मैं भी इसमें शामिल हूँ, मैं भी उनके साथ हूँ। तो मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह एक तो सब्जेक्ट भी है आपका, और ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है कि डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि मोस्टली हम लोग इन तीनों चीजों को एक ही कैटेगरी में ले रहे होते हैं। हालांकि डेफिनेटली इस चीज में कोई डिफरेंस हो सकता है, और ये एक साइकोलॉजिस्ट, एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो एक क्वालिफाइड पर्सनैलिटी हो वो आप हैं, तो आप इसको अच्छे तरीके से जरा डिफरेंशिएट कीजिएगा। देखिए, हमारे जो डिप्रेशन होता है वो हमारे पास्ट इवेंट से रिलेटेड होता है, जो भी होता है, और जो एंजाइटी होता है वो हमारे फ्यूचर रिलेटेड थ्रेट्स होती हैं, और जो स्ट्रेस होता है वो हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होता है। इन तीनों में ये डिफरेंस है। अमेजिंग। मैं तो यकीन करें इस बात को सुन के हैरान हो गया हूँ कि आपने एक लाइन में जो है वो एक्सप्लेन किया। हालांकि हम अगर किसी से भी पूछें तो हमारे माइंड में एक प्रोफेसर टाइप लुक आती है कि यार पता नहीं कितना टाइम लगेगा और कैसे बात समझ आएगी, लेकिन कूजे में दरिया बंद करके आपने जो है ना वो दे दिया है, और एक छोटी सी लाइन में आपने बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर कर दी है। और लिटरली मुझे भी आज ये हकीकत समझ में आई है कि वाकई इतना बड़ा डिफरेंस और इतना कॉमन डिफरेंस, मैं इसको कॉमन जरूर कहूंगा क्योंकि ये कॉमन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक ही कैटेगरी में फॉल करवा रहे होते हैं। सो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। बहुत कुछ सीख रहे हैं हम आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी कॉन्वर्सेशन, और इसको जारी रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। स्टे इन टच। I get wings to fly. Oh, I'm alive. When you call on me, when I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive.
जी तो वेलकम बैक जनाब, फिर से हाजिर खिदमत हैं आपके साथ। और जी तो मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि बहुत सारे लोग सोच भी रहे होंगे और पूछना भी चाह रहे होंगे, क्यूरियस होंगे, और मैं भी हूँ ज़ाहिर है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि कुछ एक्सरसाइजेस बताएं हमें इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, कि जैसे डिप्रेशन के लिए क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एंजाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस के लिए क्या कर सकते हैं, और लाइट से हमें डिजीजेस का भी रिव्यू दे दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि जो छोटे छोटे डिसऑर्डर्स होते हैं या कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, चाहे वो बड़े भी हैं बेशक, लेकिन हम उन कॉमन डिसऑर्डर्स से कैसे बच सकते हैं। जो छोटी छोटी डिजीजेस होती हैं हम उनसे कैसे बच सकते हैं, और वो किस किस्म की होती हैं, कैसी कैफियत हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि जो भी साइकोलॉजिस्ट बता रहा होता है तो लोग कहते हैं ओ यार ये तो मुझ में भी है, इसका मतलब मैं भी मतलब जो है वो नफसियाती मरीज बन गया हूँ। तो ये जरा कंफ्यूजन दूर कीजिएगा सबकी, मेरे समेत। जी, एक्सरसाइजेस में हम लोग डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं और सीबीडी भी कर सकते हैं। सीबीडी आप इस तरह कर सकते हैं, आपके कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती है, आप उसके रिलेटेड कोई थॉट लिखें अपनी, फिर उसके मुताबिक आपकी जो फीलिंग है वो लिखें, और जो उसका कंक्लूजन जो भी आपका हुआ है बिहेवियर का, आप उसको लिखें। फिर उसके साथ में आप एक ऑल्टरनेट भी लिखें कि इस तरह है, तो इस तरह करके हम अपनी ना इरेशनल थॉट्स को रैशनलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा जहाँ तक कॉमन डिजीजेस जो हैं वो ओसीडी है, सोशल एंजाइटी है, और इसके अलावा शिज़ोफ्रेनिया वगैरह, ये आजकल बहुत कॉमन है। और इनकी मेन वजह यह है कि एक तो फैमिली जेनेटिक्स होती है, इसके अलावा कि लोगों में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो कि इंसान मेंटल डिजीजेस की तरफ चले जाता है। जी बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। और हमें कुछ छोटी सी परेशानी हो तो हम समझ लेते हैं कि शायद हम नफसियाती मरीज बन गया, हालांकि हमने खुद उस चीज को अपने सर पे सवार किया हुआ होता है। तो ये हमारी एक यूं समझ लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, हालांकि ऐसा नहीं होता यूजुअली। तो मुझे अब ये बताएं कि आपने काउंसलिंग सेशंस के बारे में आप क्या कहेंगी, कि आपने काउंसलिंग सेशंस देना शुरू किए हैं लोगों को प्रॉपर, या आपका कोई ऐसा क्राइटेरिया मौजूद है? अगर आपसे कोई काउंसलिंग सेशन लेना चाहे तो उसका क्या तरीकाकार है? जी, अगर आप लोगों ने कोई काउंसलिंग सेशन लेना है तो आप लोग मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ मैंने कंटेंट में यानी जो भी डिजीज़ेज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। मेरा बेसिकली पर्पस ये है यूट्यूब चैनल चलाने का कि जो भी एक तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं स्टडी से वो दूर हो जाएं, और दूसरा वो लोग जो लोग यानी एक स्टिग्मा में रहते हैं कि नहीं हमें फला परेशानी है, हमें ये है, तो अगर हमका प्रॉब्लम है तो हम अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो खुदा न खासा हमारे पर टैग लग जाएगा कि हम पागल हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप लोग किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर सकते हैं अगर कोई बीमारी हो, हम लोगों को ये स्टिग्मा तोड़ना होगा। देखिए, अगर आप कोई खुदा न खासा बीमार होते आप डॉक्टर के पास जाते तो, लेकिन आप परेशान होते तो साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों नहीं जाते आप लोग? ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं उन सबको रिजॉल्व करने के लिए मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है जिसका नाम साइकोलॉजी साइंस एंड लर्निंग विद मिथर यूसुफ है। इसके अंदर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड अपने लेक्चर्स अपलोड करती हूँ, ताकि जो लोगों को यानी कोई भी किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर उनको आइडिया हो सके कि उनके अंदर यानी डिजीज का क्राइटेरिया फॉल करता है या नहीं, ताकि वो लोग घर बैठे अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी आउटपुट है और डेफिनेटली लोगों को आपको अप्रोच करना चाहिए। बजाय इसके कि शो का वक्त खत्म हो जाए, मुझे आपसे एक सवाल ये पूछना है जिसकी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। कलर्स का साइकोलॉजिकल वे के अंदर आप क्या बताएंगे, ये क्या इफेक्ट्स होते हैं इंसानी जिंदगी पे, और किस किस चीज के क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? चलें सीजनल इफेक्ट्स को हम छोड़ देते हैं फिलहाल, क्योंकि सीजनल इफेक्ट्स तो होते हैं, जैसे हम कहते हैं आज मौसम अच्छा है तो मूड भी अच्छा होगा, ड्रेसिंग अच्छी की हुई है तो चले मूड अच्छा होगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी आप व्हाइट कलर पहनेंगे तो आपकी जो है थिंकिंग शफाफ हो जाएगी, अब रेड कलर पहनेंगे तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, ब्लैक कलर है तो हसास होंगे, फिरोजी कलर पहनेंगे तो मोहब्बत डेवलप होगी। मतलब इस हवाले से आप क्या कहेंगी, कलर्स के क्या इफेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजिकली? जी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं कलर्स के। जैसे आप रेड कलर पहने तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील करेंगे, ब्लू कलर पहनेंगे तो अपने आप को काम फील करेंगे, ग्रीन कलर पहनेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स और बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे। और अगर आप पिंक कलर पहनेंगे तो आपके अंदर फेमिनिन टेंडेंसीज जागेंगी।
तो इस तरह कलर्स का हमारे पे बहुत इफेक्ट होता है। और आप लोगों ने जो कलर्स होते हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में। अगर हम लोग कोई भी रूम वगैरह डेकोरेट करें तो उसको कलरफुली डेकोरेट करें, यानी डिज़ाइंस वगैरह बना के, ताकि हमारे अंदर जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो सकें, हमारे न्यूरो सर्किट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। तो कलर्स का इस तरह हमारे पे इफेक्ट होता है। और कलर्स का ये है कि अगर आप ग्रीन कलर पहनेंगे तो आप बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे ये डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से। फैंटास्टिक जनाब, बहुत ही अच्छी आपकी सजेशन उन लोगों के लिए जो कि स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार रहते हैं। तो ग्रीन कलर की रिकमेंडेशन है। और यहाँ पर मैं एक और बहुत अच्छी चीज़ कोट करूँगा कि इसीलिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का जो कलर है वो सब्ज़ है, कि उसको देख के लोग रिलैक्स हो जाएं। वो तड़प ही कुछ और होती है। बहरहाल ये बात जितनी भी की जाए बहुत ज़्यादा कम है। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका एम क्या है? मेरा एम ऑफ लाइफ ये है कि मेंटल हेल्थ फैसिलिटी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। इसके अलावा मेरा ये भी एम है कि मैं स्पेशल लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम कर सकूं, ताकि उनकी डिसेबिलिटी को डिफरेंट एबिलिटी बना सकूं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी कामयाबियाँ अता करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। तो मुझे ये बताइएगा मिदत, आपका कोई मैसेज जो आप देना चाह रही हो आपने लिसनर्स को, जो लोग आपको सुन रहे हैं, उन्हें आप कोई मैसेज देना चाह रही हो? तो मैं कम्युनिटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जब भी आप बीमार होते हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन अपनी परेशानियों और टेंशनों को एक साइकोलॉजिस्ट के साथ क्यों नहीं डिस्कस करते? अगर आप चाहें तो अपनी परेशानियों और टेंशन्स को एक साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करके अपना ट्रीटमेंट करवा के एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया मिदत। और इसी के साथ हमारे शो का जो वक्त है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। इंशाल्लाह फिर अगले शो में अगले मेहमान के साथ होगी आपसे मुलाकात। अपने दोस्त, अपने होस्ट सैयद ज़ीशान हैदर को इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप किसी का ख्याल रखेंगे तो कोई आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। सोचती है ज्यादा कम वो समझती है, दिल कुछ कहता है कुछ और ही करती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। प्यार उसे भी है मगर शुरुआत तुम्ही से चाहे, खुद में उलझी उलझी है पर बालों को सुलझाए। I mean, you're all the same यार, हम अच्छे दोस्त हैं पर उस नजर से तुमको देखा नहीं। वो सब तो ठीक है पर उस बारे में मैंने सोचा नहीं। सबसे अलग हो तुम ये कह के पास तुम्हारे आए, और कुछ दिन में तुम में अलग सा कुछ भी ना उसको भाए। उफ, ये कैसी शर्ट पहनते हो, ये कैसे बाल कटाते हो, गाड़ी तेज चलाते हो, तुम जल्दी में क्यों खाते हो? Give me a break। तुम्हें बदलने को पास वो आती है, तुम्हें मिटाने को चाल बिछाती है, बातों बातों में तुम्हें फंसाती है, पहले हंसाती है फिर बड़ा रुलाती है। लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों
को सी नहीं होती। इतना ही खुद से खुश हो तो पीछे क्यों आते हो? फूल कभी तो हजार तोहफे आखिर क्यों लाते हो? अपना नाम नहीं बताया आपने। कॉफी पीने चलेंगे? मैं आपको घर छोड़ दूं? फिर कब मिलेंगे? एक हाँ कहने को कितना टहलाती है, थक जाते हैं हम वो जी बहला